Okay, welcome to the first lecture of your new semester subject. The subject is in Big Data Analytics. Big Data Analytics, semester 7. Uh, this is my first lecture, and I hope that you will like my lecture as usual. Uh, The subject name is Big Data Analytics. So first of all, we have to understand what is the meaning of big data. Uh, First of all, whenever you start any subject, then first you have to understand two basic things. The first one is why this subject is necessary and what is the history behind this subject or behind the topic. So in this lecture, we will discuss some basic introduction about big data. What is the purpose of big data in this time, or we can say that what is the purpose of big data in our technical world? So what is the role of big data? Actually, we are going to discuss in today's lecture that what is the role of big data in today's world or in today's technical world. So I hope everybody has joined. So we let's start our first lecture, that is introduction to big data. That is our first unit. Actually, this is the first unit, and these are the topics which are given in your syllabus. Okay, so we are going to start the lecture. Okay, so let's go. Okay, so first of all, understanding the concept of big data. As you can see that huge amount of data. अभी तक हम कौन कौन से डेटा के यूनिट जानते हैं? फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ अवर कंप्यूटर डेटा इज बिट, then byte, then kilobyte, then megabyte, then gigabyte. After that, no one is ready to or no one is know that which extension of the data is available. So we are just knowing the amount of data that we are dealing in our day-to-day life. That is bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Okay. So in today's world, just think about the data creation from each and every angle. अगर आप सब लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल के थ्रू आप डे टू डे कितना डेटा प्रोड्यूस करते हैं, कितना डेटा आप क्रिएट करते हैं. जस्ट एक एग्जांपल लीजिए और आप अपने डे टू डे सुबह आप उठते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, ठीक है. अगर आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है तो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर देखिए, सेंसर अगर है तो सेंसर के ऊपर देखिए, ठीक है. टीवी टेलीविजन हम देखते हैं, टेलीविजन में अगर आप देखेंगे तो जब से मतलब कितनी सारी चैनल्स होगी, सब चैनल्स डे टू डे अपने कई सारे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करते हैं. वो प्रोग्राम जो टेलीकास्ट होता है, वो प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है तो वो भी एक डेटा रिप्रेजेंट होता है. अभी जो हम ये लेक्चर आप लोग सब ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक वन काइंड ऑफ डेटा है जो एक क्रिएट होगा और हम इस डेटा को कहीं ना कहीं पे स्टोर करेंगे. से फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिकॉर्डिंग मोड पे रखा है तो ये रिकॉर्डिंग होगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? मेरे लैपटॉप पे स्टोर होगा. मतलब ईच एंड एवरी सेकंड और ईच एंड एवरी मिनट, each and every citizen or each and every people on the earth is producing some kind of data. ठीक है. अगर डेटा जनरेट होता है तो डेटा को आपको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा. आप अपने मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए. मोबाइल में फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक में सुबह उठते ही फेसबुक ओपन किया, जो सब लोग करते ही है मेरे हिसाब से, तो फेसबुक में लॉगिन किया. आप फेसबुक में लॉगिन करेंगे, अपना स्टेटस देखेंगे, कई अपने फ्रेंड्स जो है फ्रेंड्स का जो स्टेटस है वो देखेंगे. कई सारे फ्रेंड्स ने फोटो अपलोड किए होंगे,
उसमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। कई सारी चैनल्स होगी, वॉच पार्टी भी अभी तो आ रही है, लाइव स्ट्रीमिंग आ रहा है, तो उसमें आप ज्वाइन होंगे, आप पार्टिसिपेट होंगे। मतलब ये मैं जो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ वो क्या है, एक सिंपल एप्लीकेशन जो फेसबुक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सब लोग यूज करते हैं, उसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, फेसबुक का। फेसबुक के अलावा कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें डे टू डे, मतलब एवरी मिनट एवरी सेकंड कई सारे डेटा है वो जनरेट होता है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये इसके पीछे का पर्पस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप सिंपल एक बात सोचिए कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि भाई पूरी दुनिया में हम मान लेते हैं 200 करोड़ लोग हैं, ठीक है। 200 करोड़ लोगों में से हम मान लेते हैं कि 170 करोड़ लोग हैं वो इंटरनेट यूज करते हैं। 30 करोड़ को हमने निकाल दिया, ठीक है। 170 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। अब इंटरनेट यूज करते हैं तो उनके पास मोबाइल फोन होगा या कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा, वॉट एवर डिवाइस, ओके, जिसके थ्रू वो अपना इंटरनेट यूज करते हैं। अब एक सिंपल इक्वेशन मैं आपको देता हूं। मान लीजिए 170 करोड़ लोगों के पास एक जीमेल अकाउंट है, ठीक है। एक 170 करोड़ लोगों के पास एक जीमेल अकाउंट है, ठीक है। तो 170 करोड़ जीमेल अकाउंट हो गया, ठीक है। 170 करोड़ लोग दिन में एक, दो या तीन बार अपना जीमेल अकाउंट चेक करते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ वो आप समझिएगा, ठीक है। 170 करोड़ लोग दिन में दो या तीन बार अपना जीमेल अकाउंट एक्सेस करते हैं, लॉगिन करते हैं, मेल चेक करते हैं, मेल ओपन करते हैं, अगर कोई अटैचमेंट है तो अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। तो 170 करोड़ लोग दिन में तीन बार, मिनिमम तीन बार जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं, तो उनकी लॉग फाइल बनती है, ठीक है। हाँ, 170 करोड़ लोग तीन बार जीमेल अकाउंट बनाते तो एक यूजर की एक दिन में तीन लॉग फाइल जनरेट हुई। तो एक बंदे के लिए तीन लॉग फाइल जनरेट होती है, 170 करोड़ लोगों के लिए कितनी लॉग फाइल जनरेट होती है? 510 crore log files in a single day for a single Gmail account, ठीक है। मैं ये जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आप समझिए कि कैसे डेटा जनरेट होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अभी तो हमने सिर्फ एक जीमेल अकाउंट का ही एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 170 करोड़ लोगों के पास मान लीजिए टू जीमेल अकाउंट्स है। अभी जो रिसेंट टाइम चल रहा है तो आई थिंक सभी बंदे के पास मैक्सिमम दो या तीन जीमेल अकाउंट हो गए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास एटलीस्ट 5 जीमेल अकाउंट्स है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि 170 करोड़ लोगों के पास दो जीमेल अकाउंट है। दो जीमेल अकाउंट को वो दिन में तीन बार एक्सेस करता है। एक जीमेल अकाउंट तीन बार, दूसरा जीमेल अकाउंट तीन बार, टोटल कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया, ठीक है। तो 6 बार अगर कोई एक बंदा एक दिन में एक्सेस करता है तो 170 करोड़ लोग दिन में कितनी बार डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है। उतनी लॉग फाइल जनरेट होगी, ठीक है। 1020 लॉग फाइल, 1020 crore लॉग फाइल जनरेटेड पर डे। अब आप समझ लीजिए कि एक दिन में, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है एक दिन का। अब समझिए कि अगर कोई बंदे जो फेसबुक, तो आप कई सारे लोग हैं तो वो तो हर घंटे में या हर आधे घंटे में फेसबुक ओपन करते हैं और उसे चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि डेटा कैसे जनरेट होता है, ठीक है। फेसबुक के हिसाब से डेटा जनरेट होता है, जीमेल, गूगल, ट्विटर, किंडर, देन स्नैपचैट, व्हाट्सएप। अब आप समझ लीजिए कि कितना सारा डेटा एक दिन में जनरेट होता होगा।
ठीक। अगर आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो 2012 में जितने भी डेटा जनरेट हुए थे उसमें से 90% डेटा है वो सिर्फ 2 साल में, जब मतलब 2012 के साल में जो पूरा डेटा था, ठीक है, पूरे सर्वर को आप गिनिए, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सर्वर है उसमें जितना भी डेटा था, तो उसमें से 90% डेटा था वो सिर्फ 2 साल में प्रोड्यूस हुआ था, और जो 10% डेटा था वो लास्ट के 10 साल में जनरेट हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि 2012 की मैं बात कर रहा हूं, तो 2012 में अगर 90% डेटा सिर्फ 2 साल में जनरेट हुआ होगा, तो ये है 2020, 2020, 8 साल हो गए। तो आप समझ लीजिए कि ये जो डेटा जनरेशन की प्रोसेस है वो कैसे रैपिडली स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये पहली लाइन अगर आप सब लोग स्क्रीन देख रहे हैं तो पहली लाइन मैंने लिखी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स। आगे हम देखेंगे टेराबाइट्स मतलब कितने डेटा होते हैं और पेटाबाइट्स मतलब कितने डेटा होते हैं। अभी आप सिर्फ मगज में मतलब एक दिमाग में इतना सोचिए कि मतलब बीट्स के आगे बाइट्स है, बाइट्स के आगे किलोबाइट्स है, किलोबाइट्स के आगे मेगाबाइट्स है, मेगाबाइट्स के आगे गीगाबाइट्स है, गीगाबाइट्स के आगे टेराबाइट्स है, ठीक है, टेराबाइट्स के आगे पेटाबाइट्स है, पेटाबाइट्स के आगे क्या है। मतलब आप सोच लीजिए कि अभी जो रिसेंटली जो डेटा जनरेट होता है वो जीबी एमबी में नहीं होता, वो टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में होता है। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मीन रिसेंटली जो अभी हम ये जो अभी हम बोले कि 2020 जून है, तो अभी अभी हम जो बात कर रहे हैं 5 मिनट में कई सारा डेटा पूरे वर्ल्ड में जनरेट हो गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डेटा जनरेट तो हो रहा है, तो डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाए, डेटा को स्टोर कैसे किया जाए, डेटा को मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, so the term big data, it is a term for a collection of data sets so large and complex that it becomes difficult to process using on-hand database management tools और ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। अब आप समझ लीजिए, हमने डेटा जनरेशन की प्रोसेस देख ली, कैसे डेटा हर रोज, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, एवरी आवर जनरेट होता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो डेटा जनरेट हो रहा है वो किसी एक ही फॉर्मेट में डेटा जनरेट होगा। तो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में आप टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं, इमेजेस भी भेजते हैं, वीडियोस भी भेजते हैं, ऑडियो भी भेजते हैं, स्टिकर्स स्टिकर्स भी भेजते हैं, जीआईएफ इमेजेस भी भेजते हैं। मतलब आप देख लीजिए कि डेटा की टाइप्स कैसी कैसी हैं। टेक्स्ट मैसेजेस, इट इज ऑल्सो डेटा, video file, it is also a data, image file, it is also a data, images, set of images, it is also a one kind of data। ठीक है, तो कई सारे डेटा जो जनरेट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं। तो ये सब जनरेट तो होते हैं, तो ये सब डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए और कैसे प्रोसेस किया जाए, दैट इज, these all are the processes which is related to big data। बिग डेटा मतलब क्या है, मतलब जो पहले, अगर हम आज आज से 10 या 15 साल पहले की बात करेंगे तो हम क्या बोलते थे, डेटा। अभी हमको बोलना पड़ता है बिग डेटा। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि जो 10-15 साल पहले की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे जो डेटा जनरेट होता था वो इतना सारा डेटा नहीं होता था एज कंपेयर टू टुडे। ओके, सो आज के दिन अगर हम बात करेंगे तो जितना भी डेटा जनरेट होता है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। सो एज डेटा प्रोड्यूस, as data production is increasing, the challenging part is how to store different types of data। जो different types of data मतलब ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, व्हाटएवर। ओके, सो उसे स्टोर कैसे किया जाए, उसे मैनेज कैसे किया जाए, उसे प्रोसेस कैसे किया जाए और उससे आउटपुट कैसे
लिया जाए। मतलब आपने अगर मैं अगर आपको बोलूं कि मान लीजिए 5 साल पहले आपने जीमेल अकाउंट बनाया, 5 साल पहले आपने किसी को एक डॉक्यूमेंट जीमेल में अटैच करके भेजा था, तो आज भी अगर आप वो मेल देखेंगे, मेल ओपन करेंगे, तो वो अटैचमेंट आपको वहां पे मिलेगा। मतलब 5 साल पहले भी अगर आपने डेटा प्रोड्यूस किया है तो आज भी आप उस डेटा को देख सकेंगे, मतलब आपको डेटा वो मिलेगा। तो वो डेटा कैसे मैनेज हुआ, मतलब जब डेटा जनरेट हुआ होगा तो उस डेटा को स्टोर किया होगा, उस डेटा को प्रोसेस किया होगा, उस डेटा को स्टोर करके रखा होगा ताकि जब भी इस डेटा की जरूरत पड़े तो वो डेटा आप देख सके। ठीक है, सो दैट लीड्स टू द टर्म बिग डेटा। डेटा, बिग डेटा के लिए आप सिंपल एक सेंटेंस याद रखिए कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ओके, दैट कैन बी स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ओके, now the third line, the challenges include capture, storage, search, sharing, transfer, analysis, and visualization. These all are the process which are dealing with data, or we can say that big data. ठीक है, तो challenges क्या क्या है बिग डेटा, जो रिसेंट टाइम में जितना भी डेटा जनरेट होता है उसमें challenges क्या है? हाउ टू कैप्चर द डेटा, हाउ टू स्टोर द डेटा, हाउ टू सर्च अ डेटा, how to share the data, how to transfer data, how to analyze data and how to visualize data। ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा कि कैप्चर, स्टोर, सर्च और शेयरिंग, ट्रांसफर ये तो हम अभी भी करते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि सर्च, सर्च इंजन, फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल में कोई भी डेटा सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, तो विथ इन अ मिली सेकंड आपको कई सारे रिजल्ट, जो आपने एक कीवर्ड सर्च किया होगा, विथ इन अ मिली सेकंड आपको कई सारे रिजल्ट गूगल सर्च इंजन में मिल जाएंगे। तो वो कैसे होता है, तो उसकी स्पीड कैसे है, उसकी सर्च आप देख लीजिए कि गूगल के जितने भी सर्वर जहां जहां भी होंगे, वहां सब सर्वर से आपने जो भी कीवर्ड डाला है, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल सर्च इंजन में वर्ड डाला बिग डेटा, तो वो एंटर डाला, विथ इन अ मिली सेकंड आपको कई सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो वो कैसे सर्च करता है, उसकी स्पीड कितनी होगी आप सोच लीजिए। मतलब जहां भी गूगल के सर्वर पड़े होंगे वहां पे उस सर्वर में जितने भी डेटा होंगे, उस डेटा में अगर कहीं भी बिग डेटा वर्ड उसे मिलेगा तो वहां से वो फाइल को लिंक करके आपको सर्च में दिखाई देगा। मतलब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप जैसे ही कोई वर्ड सर्च इंजन में डालते हैं, विद इन अ मिली सेकंड आपको उससे रिलेटेड कई सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो बैकग्राउंड की प्रोसेस अगर आप सोचेंगे तो उतनी स्पीडी है जैसे पहले नहीं थी। ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज में अगर आपसे बात करूं 10 या 15 साल की पहले की बात करूं, तो अगर हम पीसी की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो पीसी में क्या होता था कि भाई 500 GB हार्ड डिस्क आती थी, या हम बोले कि भाई 256 GB हार्ड डिस्क आती थी। मेमोरी क्या थी, 1 GB मैक्सिमम थी। अभी अगर आप देखेंगे, अगर आप सिस्टम लेने जाएंगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, 1 TB हार्ड डिस्क, 4 या 6 या 8 GB रैम होगी आपकी, प्रोसेसर भी अपडेट हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब जो पहले जो रिसोर्सेज थे और आज के जो रिसोर्सेज है उसमें कई सारा डिफरेंस है। मतलब अभी के जो रिसोर्सेज है वो पहले से ज्यादा अपग्रेडेड है और पहले से ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, तो इन सब एडवांस्ड, मतलब जो हार्डवेयर को हमने एडवांस किया है, सॉफ्टवेयर को एडवांस किया है, तो उसके यूज से हम ये जो सारे चैलेंजेस है रिलेटेड टू बिग डेटा उसे हम डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, what is the purpose of big data or why big data? New age tools like Hadoop, Hadoop सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे, या निकुंज सर जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो आई थिंक सेकंड यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा हडूप क्या है। ठीक है, न्यू एज टूल्स लाइक हडूप हैव मेड डेटा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग इजियर एंड चीपर। कभी भी आप इंटरनेट पे या गूगल सर्च इंजन में बिग डेटा एनालिटिक्स वर्ड टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको दो कंसेप्ट लिंक में मिलेंगे, बिग डेटा एंड हडूप।
Hadoop provides an architecture which deals big data, which deals with the big data. तो Hadoop मतलब अभी के लिए इतना याद रखिए, Hadoop है वो क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है, वो एक आर्किटेक्चर है जो बिग डेटा के साथ डील करता है। मतलब डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, डेटा को कैसे स्टोर करना है, डेटा को कैसे रिट्राइव करना है, डेटा कैसे स्टोर होता है, मतलब एक सर्वर पे स्टोर होता है, अलग अलग सर्वर पे स्टोर होता है, डेटा को पार्टीशन करना है तो कितने कितने ब्लॉक, कितने कितने साइज के ब्लॉक में पार्टीशन करना है, ये सब आप किसमें सीखेंगे, हडूप में। ठीक है, सो हडूप इट इज अ न्यू एज टूल। अब जैसे जैसे डेटा एडवांस हो जाता है, मतलब हम देखें कि जितने भी डेटा प्रोड्यूस का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस डेटा के साथ डील करने के लिए आपको एडवांस टूल चाहिए। जो अभी के लिए बिग डेटा के साथ जो डील करता है वो कौन सा टूल है, हडूप। ठीक है, नाउ अनदर टूल क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप सब लोगों ने कहीं पे पढ़ा है या कहीं पे वीडियो देखे हैं या कभी भी किसी के साथ अपने फ्रेंड के साथ अगर आपने डिस्कशन किया है क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक बेसिक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताऊं, तो सब लोग जीमेल अकाउंट यूज करते हैं। जीमेल अकाउंट में एक फैसिलिटी है गूगल की, दैट इज गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव के अंदर आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, वर्ड फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, आपका जो डेटा है वो गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। मतलब गूगल ड्राइव में जो भी डेटा आप रखेंगे वो आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 24/7 आप उसे किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं विथ इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो वो हो गया एक एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि जैसे जैसे डेटा जनरेट होता है, डेटा की डिमांड बढ़ती है, तो उस डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए हम जो फैसिलिटी यूज करते हैं दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के कई सारे मतलब बोल सकते हैं टाइप्स है क्लाउड कंप्यूटिंग। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज मतलब अगर आपको आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में एमएस ऑफिस नहीं है और आप जीमेल के थ्रू कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाना चाहे, तो आप डायरेक्टली अपने जीमेल अकाउंट से गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको एमएस ऑफिस की कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। मतलब वो जो आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। और उसके बाद आता है हार्डवेयर एज अ सर्विस, सॉरी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। ठीक है, और नेटवर्क एज अ सर्विसेज, कई सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स है जिसमें आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो आपको मैंने बताया दैट इज जीमेल में जो गूगल ड्राइव की फैसिलिटी होती है वो। Cloud computing hardware and memory is getting cheaper, so data storage is not a प्रॉब्लम। अगर आप देखेंगे तो अभी मिनिमम अगर कोई भी सिस्टम आप खरीदने जाएंगे तो उस सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो गई है, अभी जो मैंने बोला कि 10 से 15 साल पहले क्या था और आज के टाइम पे क्या है। अगर आप कोई भी सिस्टम खरीदने जाते हैं तो अभी की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो गई है, 1 TB हार्ड डिस्क आपको हर सिस्टम में मिलता ही है। ठीक है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन टूडेज टाइम। ठीक है, मेमोरी की आप बात करेंगे तो 8 GB मेमोरी आपको चाहिए। सर्वर में अगर आप जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 16 GB रैम होती है या 32 GB रैम होती है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको डेटा मतलब कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाती है। ठीक है, न्यू एनालिटिकल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स रियल टाइम एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर बिजनेस डिसीजन। ये आपको ये जो सेंटेंस अभी जो मैंने लिखा है वो जो हमारा सब्जेक्ट का टाइटल है, हमारा सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स। तो सबसे पहले बिग डेटा को आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब जो डेटा सारा है उसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो उसको एनालाइज करने के लिए भी कई सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी अवेलेबल है। अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर के मतलब न्यू एज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अभी मार्केट्स में मतलब डेवलपिंग में कई सारे हैं
के यूज से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये एनालिटिकल सॉफ्टवेयर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ के लिए अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए कि बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर के यूज से आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और डेटा में से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, okay. In 2015 we created data more than all of past years data combined. अब आप एक बात समझिए, इंटरनेट इन्वेंट कब हुआ से फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट टाइमिंग या एग्जैक्ट साल तो पता नहीं है बट हम बोल सकते हैं 1991 अराउंड। ओके, तो 1991 से 2015 तक जितना भी डेटा प्रोड्यूस हुआ वो सिर्फ 2015-16 में ही प्रोड्यूस हो गया। आप सोचिए कि अगर हम बोले 15 और 20 मतलब 35 इयर्स में जितना डेटा जनरेट हुआ वो सिर्फ 2 साल में जनरेट हुआ। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो डेटा प्रोडक्शन रेट है, जो डेटा जनरेशन रेट है वो कितना रैपिडली हायर लेवल पे चला गया है। दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट इन्वेंशन, मोबाइल फोन इन्वेंशन और ईच एंड एवरी न्यू टेक्नोलॉजी। अभी आप देखेंगे तो मशीन्स भी कई सारी आ गई है जो रिसेंटली मतलब डे टू डे मतलब सेकंड बाय सेकंड डेटा जनरेट करता है। सीसीटीवी कैमरा ले लीजिए, सेंसर ले लीजिए, कई सारे जो यूनिट है वो डेटा जनरेट करते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेंड। ओके, big data gives us better and different picture of data collected, but the purpose is not solved yet. We need to find out a better way of using it as well. And for all this, you need the best data scientist. Now the term is data scientist. You can possible get your hands on. अभी आप आईटी में ग्रेजुएशन अपना कर रहे हैं, कई लोग अपने बारे में सोच लिया होगा कि भाई ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना है। जो लोग फील्ड में जाने वाले हैं मतलब जो लोग आईटी फील्ड में जाने वाले हैं, जो अपना करियर आईटी फील्ड में बनाने वाले हैं, तो उन लोगों के दिमाग में क्या होगा, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते, पीएचपी एसपी डॉट नेट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड, वो सीख लेते, आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मतलब ट्रेंड जो चल रहा है वो वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ही चल रहा है। मतलब हमारे लोग हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो आईटी फील्ड से रिलेटेड है वो सब लोग यही बोलते हैं जो जॉब की बात करते हैं वो। बट अभी के टाइम पे आईटी फील्ड में जो कैरियर जो गेन कर रहा है मतलब आने वाले साल में भी वो पीक पॉइंट पे रहेगा, दैट इज द जॉब ऑफ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट मतलब आपको काम क्या करना है, कोई भी मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेस है और वो बिजनेस करते हैं तो उसमें कई सारे डेटा जनरेट होते हैं, तो उस डेटा को आपको प्रोसेस करना है, आपको इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करके उन्हें देनी पड़ती है। ठीक है, दैट इज द डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के ऊपर अगर हम लेक्चर लेंगे तो एक आधा दिन निकल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए कि डेटा साइंटिस्ट का जॉब क्या है, इट डील्स विथ बिग डेटा, हाउ टू प्रोसेस द डेटा एंड हाउ टू रिट्राइव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कंपनीज लव डेटा बिकॉज इट प्रोवाइड वेरी ल्यूक्रेटिव इंसाइट टू बिजनेसेस एंड ठीक है, मैंने जो डेटा साइंटिस्ट की बात की यही सब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द डेटा मैट्रिक्स हायरार्की। देखा हमने क्या बोला था कि हमें बिट के बारे में पता है, बाइट के बारे में पता है, किलोबाइट के बारे में पता है, एमबी के बारे में पता है, जीबी के बारे में पता है, टीबी के बारे में पता है, बट व्हाट आफ्टर टीबी, टेराबाइट। ठीक है, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी दैट इज टेराबाइट। देन what after TB? That means after TB that is petabyte. After petabyte that is exabyte. After exabyte that is zettabyte. ठीक है, आप देख लीजिए कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी अब तो रहा ही नहीं। अभी जो डेटा जनरेट हो रहा है वो
पेटाबाइट में हो रहा है। मतलब एक पेटाबाइट कितने हुए? 1024 TB। ठीक है। तो अभी आप सोच लीजिए कि अभी किसी के पास अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगी तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की साइज क्या होगी? शायद 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB। ठीक है। वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की हमें रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप में जितनी भी स्पेस है, मतलब हार्ड डिस्क है, वो कैपेबल नहीं है हमारा डेटा स्टोर करने के लिए, इसलिए हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेते हैं। जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में हमारा एक्स्ट्रा डेटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि 1 TB, 2 TB या 3 TB की हार्ड डिस्क भी आपके कितना सारा डेटा स्टोर कर रही है। तो हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पेटाबाइट की। मतलब एक पेटाबाइट मतलब 1024 TB। 1024 petabytes is equal to 1 exabyte, और 1024 exabytes that means 1 petabyte। अभी जो हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो अभी जो डेटा जनरेट हो रहा है, जो डेटा के साथ हम डील कर रहे हैं, और उस डेटा को हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टेराबाइट से ही होता है। ठीक है। अभी तो जो भी फील्ड में जाएंगे वो टीबी में ही बात करेंगे। मतलब केबी, एमबी, जीबी वो सब पुराना हो गया। अभी आप बात कीजिए टेराबाइट की। मतलब कितने टेराबाइट्स आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, सर्वर की रिक्वायरमेंट है डेटा स्टोर कर। ठीक है। ये जो डेटा मैट्रिक्स हायरार्की मैंने यहाँ पे रखा है वो आप सब लोगों के लिए जानकारी है। ठीक है। चलिए, why has data generation increased? Now see the picture. The picture is shows the data generation within a minute, within every minute. Just look and imagine that how much data is generated within a minute, within an hour, or within a day. Just imagine. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो डेटा रखा है वो है फॉर एवरी मिनट में कितना डेटा जनरेट होता है देख लीजिए। फेसबुक मोर देन 2.5 मिलियन पीसीस ऑफ कंटेंट। मतलब इमेज भी आ गई, वीडियो भी आ गया, लाइक्स भी आ गई, कमेंट भी आ गया, और वो क्या बोलते हैं, शेयरिंग भी आ गया, सब कुछ आ गया। एक मिनट में फेसबुक पे मोर देन 2.5 मिलियन पीसीस ऑफ कंटेंट जनरेट होता है। ठीक है। अब आप एक दिन का काउंट कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है। ट्विटर की बात कीजिए, एक एवरी मिनट 300,000 ट्वीट, 300,000 ट्वीट एट ट्विटर इन एवरी मिनट। Instagram, 250,000 new pictures uploaded on Instagram in every minute. YouTube, 75 hours of new video content every minute की हम बात कर रहे हैं। ईमेल, और ये जो यहाँ पे डेटा रखा है वो क्या है? वो वेल नाउन ऐप से या वेल नाउन वेबसाइट से जहाँ पे लोग एवरी डे विजिट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे 6 या 7 ही एप्लीकेशन डाली है। मतलब आप सोच लीजिए कि वर्ल्ड में कितनी सारी वेबसाइट होगी, कितनी सारी मोबाइल एप्लीकेशन होगी जहाँ पे एवरी डे एवरी मिनट डेटा जनरेट होता होगा। ठीक है। यूट्यूब की बात करें, ईमेल की बात, ईमेल तो मैंने आपको बोला था कि 170 करोड़ लोग का आप एग्जांपल ले लीजिए कि हर एक के पास अगर एक ईमेल भी होता है तो वो कितना डेटा जनरेट करता है। हर एक के पास अगर 2 ईमेल होते तो कितना डेटा जनरेट करता है। हर एक के पास अगर 3 ईमेल होता है तो कितना जनरेट होता है। जस्ट इमेजिन how much data is produced within a minute in the world. WhatsApp, 400,000 pictures. Google, 5 million search requests. Just imagine how much data is produced within a minute in the world. So अब आप बोल रहे होंगे कि ये सारा डेटा इतना सारा जनरेट होता है तो उसे कैसे मैनेज करते हैं, उसे कैसे स्टोर करते हैं, उसे कैसे प्रोसेस करते हैं। दैट इज द डील विथ बिग डेटा। सो यही सब हमें अपने सब्जेक्ट में पढ़ना है कि बिग डेटा का कंसेप्ट क्या है, बिग डेटा कैसे हैंडल करता है, डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। ठीक है। यही सब हमें अपने लेक्चर्स में, मतलब हमारे सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये एक पिक्चर आप अपने मगज में, अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए कि अगर एक मिनट में इतना सारा डेटा जनरेट होता है तो एक
घंटे के अंदर कितना डेटा जनरेट होता होगा, एक दिन में कितना डेटा जनरेट होता होगा, एक दिन मतलब 24 आवर्स। इंटरनेट है, एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो तो 24 आवर्स स्टार्ट ही रहती है। आप जब भी इंटरनेट एक्सेस करेंगे आपको इंटरनेट ऐसा नहीं बोलेगा कि अभी लंच टाइम है अभी नहीं, अभी डिनर टाइम है अभी नहीं, अभी ब्रेकफास्ट टाइम है अभी नहीं। वो आपको कभी नहीं बोलेगा, वो तो आप कभी भी एक्सेस करोगे आपको एक्सेस करने देगा। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट आप जब भी ओपन करेंगे, जब भी डेटा एक्सेस करना चाहेंगे वो आपको करने देगा। ठीक है, तो आज के लिए ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दिया है ये जस्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें क्या सीखना है। ठीक है, तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। बिग डेटा डेफिनेशन हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। मतलब डेफिनेशन कई सारी, कई कंपनीज ने डेफिनेशन दी है, कई लोगों ने डेफिनेशन दी है। जो भी डेफिनेशन मतलब हर एक के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। तो हम थोड़ी डेफिनेशंस भी अगले लेक्चर में देखेंगे और उसे समझेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग डेटा, मतलब बिग डेटा का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये जो अभी के लिए अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, उसे आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि बिग डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं 2020 की, अगर आप आगे देखेंगे फॉर एग्जांपल 2040, समझ लीजिए कि 20 साल के बाद क्या होगा, हम वो बात कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 2015 की हमने बात की, तो 2015 से 2020 तक भी कितना रैपिडली चेंज आया है टेक्नोलॉजी में और डेटा में। तो अगर हम बात करेंगे अगले 20 साल की, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये डेटा कहाँ तक पहुंचेगा और कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आएगी, मतलब कैसे कैसे सॉफ्टवेयर आएंगे जो बिग डेटा के साथ डील करेंगे। बिग डेटा अभी हम बोल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में या आने वाले साल में बिग डेटा के जो नेम है बिग डेटा जो हम बोल रहे हैं, तो उसे कुछ और नाम भी मिल जाए तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसे हैंडल करना और उसे मैनेज करना आगे के दिनों में बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो भी होगा उसे उस मीटिंग में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी के लिए हमारे इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे बिग डेटा की डेफिनेशन और बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। You can ask the question in chat box. I will try to give the answer. ठीक है।